see study how to present the article. First, what is article? Article होता क्या है? रिसर्च दो तरीके की होती है, लिटरली रिसर्च और दूसरी क्लिनिकल रिसर्च। लिटरली का मतलब कि आप जो मैटर क्लास 6 में दिया हुआ है, एक बुक तो होंगी नहीं, बहुत सारी बुक्स होंगी, तो उसको कंपेयर करके लिखना, दैट इज लिटरल रिसर्च। दूसरी क्लिनिकल रिसर्च कि कोई दवाई खोज रहे हैं या किसी ड्रग का किसी चीज़ पे इफेक्ट देख रहे हैं, तो दैट इज क्लिनिकल रिसर्च। तो आर्टिकल बहुत तरह के होते हैं, क्लिनिकल भी होते हैं और रिव्यूज़ वाले भी होते हैं। तो ये एक रिव्यू आर्टिकल है। रिव्यू आर्टिकल मतलब कि कंपेयर करके लिखा गया है। तो द टॉपिक इसमें दैट इज द फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। तो ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, अब आर्टिकल लिखते कैसे हैं? तो सबसे पहले जो पॉइंट आएगा आर्टिकल लिखने में, फर्स्ट पॉइंट आएगा एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है बेसिकली कि एब्स्ट्रैक्ट में आप अपनी जो पूरा मैटर आप लिखने वाले हो उस मैटर के 3-4 पॉइंट जिसमें कि पूरा मैटर आ जाए, तो निचोड़, तो जो भी कुछ आप फाइनली पूरा मैटर कहने वाले हो उसको 2-4 लाइनों में निबद्ध करना, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट। उसके बाद आएगा द कीवर्ड्स। कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे इस एब्स्ट्रैक्ट में जो कि जनरल मैन को समझ नहीं आएंगे, तो वो पॉइंट उन्हें कहते हैं कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स इसमें जो भी ऐसे पॉइंट हैं जैसे हेल्थ सबको समझ आएगा, नॉर्मल सबको समझ आएगा, रेंज सबको समझ आएगा, हो सकता है किसी को फिजियोलॉजी समझ ना आए क्योंकि वो नॉर्मल पर्सन समझ नहीं सकता। तो कीवर्ड्स में वो शब्द आते हैं जो नॉर्मल लैंग्वेज में या नॉर्मल पर्सन समझ नहीं सकता, जो साइंटिफिक टर्म्स है दैट कम्स इन द कीवर्ड। संस्कृत के शब्द जो आयुर्वेद के शब्द हैं वो भी कीवर्ड्स के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद आएगा दिस व्हाट इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखने वाले हैं? जैसे ये हाइपरटेंशन का आर्टिकल है, तो इंट्रोडक्शन में लिखने वाले हैं कि हाइपरटेंशन एक कॉमन प्रॉब्लम है, आजकल बढ़ रही है, लोगों में समस्या है, इसमें ये होता है, इसलिए मैं अपना टॉपिक जो है वो मैंने हाइपरटेंशन चुना है। तो दैट इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद आएगा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो आपने क्यों चुना है, आप क्या कहना चाहते हो? तो जैसे इसमें चुना है कि ब्लड प्रेशर के बारे में जो भी कुछ है डिटेल में वो व्यक्ति बताना चाहता है, इसलिए उसने चुना है, और वो बताना चाहता है कि ब्लड प्रेशर रेगुलेट कैसे होता है। तो दैट इज एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो जो आर्टिकल आप लिख रहे हो, मे बी द क्लिनिकल, मे बी द नॉन क्लिनिकल, तो वो आर्टिकल आप क्यों लिख रहे हो, क्या वजह है उसकी, तो वो आता है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आएगा मटेरियल्स एंड मेथड। मटेरियल्स एंड मेथड में क्या आएगा कि आपके जो सोर्सेस हैं वो बेसिकली क्या है। जैसे ये लिटररी रिसर्च है तो आपका मॉडर्न बुक है या आयुर्वेदिक बुक है, तो जो सोर्सेस हैं दैट विल कम्स इन द मटेरियल एंड मेथड्स। अगर ये क्लिनिकल आर्टिकल होता तो इसके मटेरियल एंड मेथड्स के बाद जो पॉइंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, क्योंकि ये नॉन क्लिनिकल आर्टिकल है, रिव्यूज आर्टिकल है, तो मैटर आ जाएगा कंसेप्चुअल स्टडी। अगर वो क्लिनिकल होता तो आता क्लिनिकल स्टडी, उसमें आपने 2 ग्रुप बनाने थे। एक ग्रुप पे आप रिसर्च जो कर रहे हैं, सपोज एक दवाई है, हल्दी है, हल्दी का प्रयोग आप मधुमेह में देख रहे हो, तो उसमें आप 2 ग्रुप बनाओगे। एक ग्रुप में आप हल्दी दोगे, एक ग्रुप में आप हल्दी नहीं दोगे। तो दोगे तो क्या फ़ायदा होगा, नहीं दोगे तो क्या फ़ायदा होगा। तो वो जो स्टडी का मैटर है दैट विल कम्स इन द क्लिनिकल स्टडी, राइट। क्योंकि ये रिव्यूज आर्टिकल है तो पॉइंट इज कंसेप्चुअल स्टडी। कंसेप्चुअल स्टडी में क्या लिखने वाले हैं आप? जो भी ब्लड प्रेशर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर क्या है, उसके फंक्शंस कैसे होते हैं, क्योंकि हम इसमें पहले ही बोल चुके हैं कि हम किस पे फोकस करेंगे, ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन के बारे में। स्टार्टिंग फ्रॉम ब्लड प्रेशर, इसके फंक्शंस, इसके कंपोनेंट, इसका रेगुलेशन, वो सब किस में आएगा? कंसेप्चुअल स्टडी, ठीक है। और लास्ट में क्या हेडिंग आता है? सबसे लास्ट में ये सारा कंसेप्चुअल स्टडी है, इसमें कंपोनेंट्स आएंगे, रेगुलेशन आएगा। रेगुलेशन जैसे कि हम क्लास में पढ़ चुके हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इंटरमीडिएट और मिसलेनियस। और लास्ट में क्या आएगा कि कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में आप क्या कहना चाह रहे हो? कंक्लूजन में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने ये सब कुछ स्टडी ली और मैं अपना जो पूरा डिस्क्रिप्शन है उस डिस्क्रिप्शन से मैं अपना मत ये रखता हूँ कि ये मैंने क्यों लिया, ये सिद्ध कर रहा हूँ कि क्योंकि आजकल बीपी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसलिए जनरल लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया। तो जो बात आप कहना चाह रहे हो कि मैंने ये क्यों लिया, क्यों किया, अब क्या फ़ायदा हुआ इसका, तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि जो बुक पढ़ेगा, जो आर्टिकल पढ़ेगा, अब आर्टिकल कहाँ पब्लिश होते हैं? जर्नल्स में या मैगजीन में, जर्नल्स में या मैगजीन में। तो लाइब्रेरी में जो बच्चा जर्नल पढ़ेगा, जहाँ पे भी ये पब्लिश हुआ होगा, तो वो आर्टिकल के बारे में पढ़ेगा और 2-4 लोगों को बताएगा। लोग क्या होगा इससे?
अवेयरनेस डेवलप होगी। तो ये कंसेप्चुअल टॉपिक था। क्लिनिकल होता तो क्लिनिकल में क्या होता कि हाँ भाई मैंने ये ड्रग का इस पेशेंट इस बीमारी में उपयोग किया था तो उससे फायदा हुआ या नहीं हुआ, तो वो हम कंक्लूड करते हैं क्लिनिकल में। तो आर्टिकल कैसे लिखना है, सबसे पहले लिखना है एब्स्ट्रैक्ट, फिर लिखना है कीवर्ड्स, फिर लिखना है इंट्रोडक्शन, फिर लिखना है मटेरियल मेथड्स, फिर लिखना है कंसेप्चुअल स्टडी, फिर लास्ट में लिखना है कंक्लूजन। ठीक है, तो दिस इज आर्टिकल बाय मी बिफोर 6 years। तो मैं अब तक मोर देन 150 आर्टिकल पब्लिश कर चुका हूँ। ठीक है, अलग अलग जर्नल्स में, अलग अलग आर्टिकल्स में। तो आज जो आर्टिकल प्रेजेंट करेंगे दैट इज द स्टूडेंट ऑफ BMS फर्स्ट ईयर विकास कुमार एंड हर्ष यादव। ठीक है, प्लीज कम। Good morning, sir, and all my batchmates. Myself, Harsh Yadav, from 2023 batch. I'm going to present the regulation of blood pressure, the physiology of blood pressure regulation. Introduction. आज की एरा में हाइपरटेंशन एक बहुत कॉमन डिसऑर्डर हो चुका है जो अफेक्ट कर रहा है बहुत लोगों को। अपनी ह्यूमन बॉडी बहुत एक कॉम्प्लेक्स मशीन है, अपनी कॉम्प्लेक्स मशीन है जो मेंटेन करता है इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स को, सच एज टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, pH, ब्लड शुगर लेवल्स, इन बहुत ही नैरो रेंज में। इन आवर बॉडी सेल्स रिक्वायर कांस्टेंट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालने के लिए CO2 अगर नहीं होता तो टॉक्सिसिटी बिल्डअप हो जाता है। टू मेंटेन द कांस्टेंट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, ब्लड का फ्लो बहुत सफिशिएंट बहुत अच्छा रहना चाहिए टू सेल्स, ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। अगर ब्लड का फ्लो अगर प्रॉपर नहीं रहेगा तो हमको हाइपोक्सिया, लैक ऑफ एनर्जी, सबस्ट्रेट्स, टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट बिल्डअप हो सकते हैं। इट इज वेरी क्रूशियल टू मेंटेन ब्लड फ्लो। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ब्लड फ्लो को मेंटेन रखना। The arterial blood pressure is the force of blood pressure that the blood exerts on the walls blood vessels. The line of demarcation between the normal blood pressure and hypertension is obscure to depends on individual circumstance. Arterial blood pressure varies करता है physiological conditions में, और जब systolic blood pressure above 150 mmHg हो जाता है और डायस्टोलिक प्रेशर 90 mmHg बढ़ जाता है तो कंसीडर किया जाता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन एक बहुत ही बड़ा रिस्क फैक्टर है फॉर कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, स्ट्रोक, किडनी डिजीजेस। अबाउट 2.3 million in India were attributed to cardiovascular diseases in 1990s, और अभी के डेट में वो डबल हो चुके हैं इन ईयर 2022 में। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ ब्लड प्रेशर इन डिटेल्स और फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, मटेरियल्स एंड मेथड्स। हम लोग स्टडी करते हैं डेली मॉडर्न फिजियोलॉजी के रिलेटेड और टेक्स्ट ऑन ब्लड प्रेशर। सबके अपने अलग अलग स्पेशल रेफरेंस रहते हैं इसमें। जैसे कंसेप्चुअल स्टडीज में जो ब्लड का प्रेशर रहता है आर्टरी बॉडी में वो ज़्यादा फ्लो में रहता है while flowing through it. Function to maintain a sufficient pressure head to keep flowing through the blood vessels. मतलब ब्लड का मतलब sufficient pressure proper रहना चाहिए to provide the motive force of filtration at the capillary bed. हमको एश्योर रहना चाहिए कि न्यूट्रिशन, टिश्यू, सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, लिम्फ एक्सेट्रा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टमैटिक आर्terial ब्लड प्रेशर, इसमें 4 टाइप होते हैं: सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, पल्स प्रेशर और मीन ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बहुत ही इसमें ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन रहता है, इसलिए इसमें मैक्सिमम प्रेशर यूज होता है ड्यूरिंग सिस्टोल। इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं
फर्स्ट पॉइंट ये इंक्रीज तब होता है जब एक्साइटमेंट एक्सरसाइज में ज़्यादा बढ़ जाता है, और डिक्रीज तब होता है जब आप रेस्ट कर रहे हो या जब सो रहे हो तब हो जाता है। द मैक्सिमम एसबीपी इंडिकेट्स जैसे कि फोर्स लगता है हार्ट के पास वर्क करने के लिए, और डिग्री ऑफ प्रेशर डेली लगता है आर्टरी वॉल्स पे तभी काम करने के लिए। इसका नॉर्मल वैल्यू है रेंज 100 to 130 mmHg और एवरेज है 120 mmHg डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये बहुत मतलब इसमें रिलैक्सेशन रहता है, इसलिए इसमें कम प्रेशर लगता है। इसमें बहुत ही कम फ्लक्चुएशन पाए जाते हैं, और ये इट इज़ द मेजर ऑफ टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ये इसका कांस्टेंट लोड अगेंस्ट रहता है, हार्ट हैज टू वर्क, मतलब डेली इसको मतलब लोड लेना पड़ता है हार्ट को काम करने के लिए। इसका नॉर्मल वैल्यू रहता है रेंज 60 to 90 mmHg, एवरेज 80 mmHg। पल्स प्रेशर, पल्स को हम एज अ वेव मान सकते हैं व्हाइल फ्लोइंग थ्रू इट। इसका फॉर्मूला रहता है PP = SPP - DVP। ये फीचर्स क्या है, इट डिटरमाइंस द पल्स वॉल्यूम, और इसका एवरेज रहता है 40 mmHg। मीन ब्लड प्रेशर, इट इज द एवरेज प्रेशर थ्रू आउट द वन कार्डियक साइकिल। इसका फॉर्मूला रहता है MPP = DPP + 1/3 PP। इसके फीचर्स रहते हैं ये सभी ऑर्गन्स में ब्लड का फ्लो होता है, सेम रीजनल ब्लड फ्लो थ्रू द ऑर्गन डिपेंड्स ऑन इट। ऑल कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स आर सेंसिटिव टू चेंज इन BP। कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स का जो रिफ्लेक्स अगर कुछ भी चेंजेस आएगा तो उसका MBP चेंज हो सकता है। नॉर्मल वैल्यू रेंज 95 to 100 mmHg, और इसका एवरेज रहता है 96 Hg। रेगुलेशन ऑफ आर्टियल ब्लड प्रेशर, इसमें बहुत सारे मैकेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। सिस्टमैटिक आर्टियल ब्लड प्रेशर, दिस मैकेनिज्म बहुत वेल इंटरैक्टेड थ्रू द नॉर्मल मीन ब्लड प्रेशर। ये काम करते हैं बहुत ही नैरो रेंज में बिटवीन 95 to 100 mmHg। There are 4 types: short-term regulatory mechanism, long-term regulatory mechanism, intermediate acting regulatory mechanism, fourth miscellaneous mechanism. I am going to explain short-term regulatory mechanism. इसके दो और नाम होते हैं, rapidly acting regulatory mechanism और nervous regulatory mechanism. ये nervous regulatory mechanism जल्दी एक्ट करते हैं, कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनट्स में आफ्टर आर्टियल ब्लड प्रेशर। मोस्ट ऑफ दिस मैकेनिज्म जल्दी अपना कंट्रोल छोड़ देते हैं आफ्टर फ्यू आवर्स और डेज में। there are primarily circulatory reflexes act within the control blood pressure। ये इसका राइज एक्सट्रीमली हाई हो सकता है और लो भी। Circulatory reflexes, there are 3 mechanisms. First, baroreceptor reflexes, chemoreceptor reflexes, or CNS ischemic response. First, baroreceptor reflexes. Fall in arterial blood pressure decreases. First point, less inhibition of vasomotor center. ये बहुत ही मतलब कम काम रहता है ताकि इसका जो ब्लड प्रेशर है ज़्यादा हाई हो, और ये लेस स्टिमुलेट करता है थ्रू कार्डियोवैस्कुलर सेंटर। इसका रिजल्ट इंक्रीज हो जाता है जब सिंथेटिक होता है और पैरासिम्पथेटिक में डिक्रीज हो जाता है। इट ऑपरेट्स बिटवीन 60 to 200 mmHg, और ये फॉल करता है 2/3 BP। chemoreceptor reflexes, it operates between 40 to 100 mmHg, और ये अप्रॉक्स इसका है 2/3 on the further fall in BP, especially when
जब बीपी 80 से कम हो जाता है तो इसका ब्लड फ्लो बहुत डिक्रीज हो जाता है। एज अ रिजल्ट O2 बहुत डिक्रीज हो जाता है और CO2 इंक्रीज होता है थ्रू कैरोटिड एंड एओर्टिक बॉडीज। ये दोनों स्टिमुलेट करते हैं VMC और CVC को एंड रेस्पिरेटरी सेंटर। इससे अपना ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। CNS स्टिमुलस रिस्पॉन्स ये ऑपरेट करता है बिटवीन 15 to 15 mHg और ये फॉल करता है 11/12 dB। ये व्हेन ब्लड प्रेशर 50 से कम हो जाता है तो CNS लीड करता है CO2 को एक्यूमुलेट करने के लिए वेसोमोटर सेंटर में, जो डायरेक्टली इफेक्ट करता है VMC को। इससे ट्रेमेंडस पावरफुल डिस्चार्ज होता है थ्रू आउट द बॉडी। इससे अपना ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। थैंक यू। Morning sir, and morning to all of my batchmates. Myself Vikas Kumar from batch 2023, and now I am going to continue the topic, the regulation of blood pressure. I am going to explain the long-term regulatory mechanism or auto-regulation by kidney. किडनी बीपी को रेगुलेट करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर किसी व्यक्ति में कुछ दिनों से, कुछ महीनों से या कुछ सालों से बीपी बढ़ा हुआ होता है या घटा हुआ होता है तो रेनल मैकेनिज्म के थ्रू बीपी रेगुलेट किया जाता है। ये दो तरह से बीपी को रेगुलेट करता है। पहला है बाय रेगुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम और दूसरा है थ्रू रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। पहला बाय रेगुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम के थ्रू करता है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है तो किडनी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एक्सक्रीट करता है, जिसे डायूरेसिस बोलते हैं, और लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम रिलीज करता है, जिसे नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। एज अ रिजल्ट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम और ब्लड वॉल्यूम दोनों डिक्रीज कर जाते हैं, जिसकी वजह से बीपी नॉर्मल हो जाते हैं, और वाइस वर्सा इन केस ऑफ ब्लड प्रेशर डिक्रीजेस। सेकेंड मैकेनिज्म है थ्रू रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। जब ब्लड प्रेशर और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज हुआ होता है तो किडनी के द्वारा रेनिन सिक्रीशन इंक्रीज हो जाता है। रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन जो कि लीवर से रिलीज होता है उसे एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है, और एंजियोटेंसिन 2 फर्दर 3 तरह से बीपी को रेगुलेट करता है। पहला है आर्टियल को कॉन्ट्रैक्ट करवा दो। आर्टियल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि बीपी बढ़ जाता है। दूसरा है एफरेंट आर्टियल को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, जिससे क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन घट जाता है, वाटर और साल्ट रिटेंशन बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाता है और बीपी बढ़ जाता है। थर्ड है एल्डोस्टेरोन एड्रेनल कॉर्टेक्स के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। इससे सोडियम रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज हो जाता है। इससे क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ता है और ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। थर्ड मैकेनिज्म है जो कि बीपी रेगुलेट करता है, इंटरमीडिएट एक्टिंग आर्टियल ब्लड प्रेशर रेगुलेटरी मैकेनिज्म, और इसे इंट्रिंसिक फिजिकल रेगुलेटरी मैकेनिज्म भी बोलते हैं। ये मैकेनिज्म कुछ मिनटों में स्टार्ट होता है और कुछ घंटों में फुली फंक्शनल हो जाता है। ये मैकेनिज्म कुछ दिनों से 1 महीने तक चलता है। ये दो तरह से काम करता है, ब्लड वॉल्यूम को अल्टर करके। पहला है कैपिलरी फ्लूइड शिफ्ट मैकेनिज्म, दूसरा है स्ट्रेस रिलैक्सेशन एंड रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन मैकेनिज्म। पहला कैपिलरी फ्लूइड शिफ्ट मैकेनिज्म, कैपिलरी प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर्टियल ब्लड प्रेशर के। तो जब आर्टियल ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो आर्टियल एंड के हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके वजह से जो कैपिलरी फ्लूइड है वो शिफ्ट हो जाते हैं
इंटरस्टिशियल फ्लूइड कंपार्टमेंट है, जिसकी वजह से वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है और बीपी नॉर्मल हो जाता है। दूसरा है स्ट्रेस रिलैक्सेशन एंड रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन मैकेनिज्म। जब बीपी बढ़ा हुआ होता है तो जैसे ब्लड स्टोरेज ऑर्गन है जैसे वेन, लीवर, स्प्लीन, लंग्स, इनमें क्या होता है परफ्यूजन प्रेशर बढ़ जाता है इंट्रावेनस परफ्यूजन की वजह से, ट्रांसफ्यूजन की वजह से, जिससे क्या होता है लोकल वेस्कुलर टोन एडजस्ट हो जाते हैं और ब्लड वेसल्स रिलैक्स कर जाते हैं। तो देयरफॉर वेनस रिटर्न और कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से बीपी नॉर्मल हो जाता है और वाइस वर्सा इन केस ऑफ फॉल इन आर्टियल ब्लड प्रेशर। लास्ट मैकेनिज्म है मिसलेनियस मैकेनिज्म। ये दो तरह से काम करता है, रोल ऑफ सिंपैथेटिक नर्व के थ्रू और दूसरा है रोल ऑफ रेडिएशन। इसमें क्या होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा किडनी ज़्यादा कंट्रोल किए जाते हैं। इसमें क्या होता है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन अल्टर करता है रेनल फंक्शन को। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जब किडनी में सिंपैथेटिक नर्व के थ्रू सेवरल वीक्स तक कंटिन्यूसली स्टिमुलेट होता है तो रेनल रिटेंशन फ्लूइड जो होता है रेनल फ्लूइड का रिटेंशन होता है, जिसकी वजह से बीपी बढ़ जाते हैं। जब तक सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन कंटिन्यू रहता है तब तक बीपी बढ़ जाते हैं। दूसरा रोल है रोल ऑफ एडीएच। एडीएच बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्यूट एज वेल एज लॉन्ग टर्म रेगुलेटरी मैकेनिज्म। ये दो तरह से काम करता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। पहला ये वैसोकंट्रिक्शन करवाता है ब्लड वेसल्स को और दूसरा इनडायरेक्टली किडनी के द्वारा डिक्रीज कर देता है वाटर एक्सक्रीशन को। और अदर देन दीज क्या होता है कंडीशन है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। इसमें क्या होता है बीपी अचानक से ड्रॉप कर जाता है। जब कोई पर्सन बैठा हुआ है या लेटा हुआ है और वो अचानक खड़ा होता है तो इस कंडीशन में होता है, ये होता है ग्रेविटी की वजह से। इसमें होता क्या है जो ब्लड वॉल्यूम रिटर्निंग हार्ट की तरफ रिटर्न आते हैं उसमें जो वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज हो जाता है ग्रेविटी की तरफ से और ब्लड जो है वो पुल हो जाता है फुट की तरफ, पैर की तरफ। दूसरा एक और डिजीज है या कंडीशन बोल सकते हैं वेल्सेल्वा रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है बीपी अचानक से बढ़ जाता है, अचानक से बीपी घट जाता है जब पर्सन फोर्सफुली एक्सपायर करता हो एक्सप्रेशन के दौरान। अब आते हैं रिजल्ट और डिस्कशन पे। इसमें क्या होता है मेन होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना मेन एम होता है। ये होम्योस्टेसिस मेंटेन होता है जब प्रॉपर परफ्यूजन हो टिश्यू लेवल तक ताकि मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट पहुंच सके और ये पॉसिबल है जब आर्टियल ब्लड प्रेशर कांस्टेंट रहे। ये सारे मैकेनिज्म एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं ब्लड प्रेशर रेगुलेशन करने के लिए। अगर ये मैकेनिज्म फेल हो जाते हैं तो हमारे बॉडी में पैथोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जैसे कि हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन। अब आते हैं कंक्लूजन पे। ब्लड प्रेशर एक वाइटल बॉडी फंक्शन है हमारे बॉडी का और इसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी समझनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या बीपी बहुत ज़्यादा घट जाए तो उस समय हम लोग उस सिचुएशन को एसेस कर सकें। थैंक यू।